अच्छा देखो, अपन ने असाइनमेंट कंप्लीट किया। असाइनमेंट के क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट किया। असाइनमेंट वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बस वहां पे एक चीज समझ लो तुम कि जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है या टेस्ट पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो तुम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बस इतना समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हमारे पास में नॉर्मल मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन आता है। मान लो हमारे पास में क्वेश्चन आता है मिनिमाइजेशन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन की टेबल बनी। ठीक है, क्वेश्चन की टेबल बनी। उसके बाद तुम लिखोगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट लिखने का मतलब है कि वो जो एक लाइन होती है ना कि सेलेक्ट मिनिमम नंबर फ्रॉम ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इट्स करस्पॉन्डिंग रो, ऐसी एक लाइन लिखोगे। उसके बाद तुम बनाओगे रो ऑपरेशन मैट्रिक्स। अच्छा, फिर तुम लिखोगे स्टेप सेकंड। लैंग्वेज लिखोगे वही एक स्क्रीन लाइन पर वाली। दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। दिख रहा है सर। दिख तो रहा दिख है। रहा है सर, दिख रहा है। प्लीज लॉगिन कर रखी होगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम स्टेप सेकंड लिखोगे। स्टेप सेकंड की एक लाइन लिखोगे कि सेलेक्ट मिनिमम नंबर फ्रॉम ईच कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इट्स करस्पॉन्डिंग कॉलम, जो मैंने तुम्हें स्टेप्स में लिखवाई थी। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे? कॉलम ऑपरेशन की मैट्रिक्स बनाओ। कॉलम ऑपरेशन की मैट्रिक्स बनाने के बाद तुम स्टेप नंबर 3 लिखो। अब देखो, कई बार तो ऐसा होता है कि स्टेप नंबर 3 लास्ट होती है, हमें इंप्रूव करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व किए तो इंप्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी। स्टेप 3 यानी कॉलम ऑपरेशन ही फाइनल टेबल थी। उसके अलावा अपन ने ट्रैवलिंग सेल्समैन के क्वेश्चन देखे। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन के मेरे को जहां तक ध्यान है ना, 3 क्वेश्चन किया अपन ने और तीनों ही क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन ही फाइनल टेबल थी। तो अगर कॉलम ऑपरेशन फाइनल टेबल होती है ना, तब तुम्हें इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो साथ के साथ स्टेप 3 के साथ ही स्टेप 4 आ जाएगी और उसके बाद इंप्रूव्ड मैट्रिक्स स्टार्ट हो जाएगी। इंप्रूव्ड फर्स्ट, इंप्रूव्ड सेकंड, फिर दोबारा से स्टेप नहीं लिखनी। ठीक है, साथ में इंप्रूव फर्स्ट सेकंड चलती रहेगी उसके बाद। तो ये तो नॉर्मल मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अगर मान लो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व, तो मैक्सिमाइजेशन में सबसे पहले क्वेश्चन की टेबल नोट डाउन। अब तुम लिखोगे मैक्सिमाइजेशन में स्टेप फर्स्ट जो होती है उससे रिग्रेट टेबल बनती है। हम उसको स्टेप 0 बोलते हैं लेकिन वो स्टेप फर्स्ट बोलेंगे हम उसको नॉर्मली। ठीक है, तो उसको उससे रिग्रेट टेबल बनती है। जो स्टेप सेकंड होती है वो किसके लिए होती है? रो ऑपरेशन के लिए। तो तुम स्टेप सेकंड लिखोगे और रो ऑपरेशन की मैट्रिक्स बनाओगे। फिर तुम स्टेप थर्ड लिखोगे और कॉलम ऑपरेशन की मैट्रिक्स बनाओगे। बाकी सब वही चलता रहेगा। बाकी सब यही चलता रहेगा जो मिनिमाइजेशन में होता है ना, वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है, और एक अगर इम्बैलेंस है तो इम्बैलेंस को पहले बैलेंस करो और बैलेंस करने के लिए तुम्हें नोट लिखना पड़ेगा। पहले तो इम्बैलेंस वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करके उसको बैलेंस करो, या क्वेश्चन नोट डाउन नहीं भी करोगे तो चलेगा। बैलेंस करने के लिए एक नोट लिखना पड़ेगा। नोट लिखोगे कि जो अपना हंगेरियन असाइनमेंट मॉडल है उसमें अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होती है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए प्रॉब्लम इम्बैलेंस हो जाती है। तो हम इस प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं। नोट लिखने के बाद अब तुम बैलेंस प्रॉब्लम बनाओ, बैलेंस वाला क्वेश्चन लिखो। अब वही सारी स्टेप रहेगी। स्टेप फर्स्ट रो ऑपरेशन के लिए लिखोगे, फिर रो ऑपरेशन टेबल, फिर कॉलम ऑपरेशन के लिए लिखोगे कॉलम ऑपरेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम कोई स्टेप लिखोगे, जैसे रो ऑपरेशन की टेबल बनानी, उससे पहले तुम स्टेप लिखोगे। उसकी एक लाइन में, 2 लाइन में स्टेप लिखो कि तुम क्या कर रहे हो, आगे वाली टेबल में क्या कर रहे हो। ठीक है, तो 1-2 लाइन लिख के नेक्स्ट टेबल बनाओगे, फिर 1-2 लाइन लिख के नेक्स्ट टेबल बनाओगे। ऐसा स्टेप 4 तक करोगे। स्टेप 4 तक करने के बाद में दोबारा से भी स्टेप नंबर 3 और 4 रिपीट होती रहती है। अगर बार बार इंप्रूव होता रहता है तो स्टेप नंबर 3 और 4 रिपीट होती रहती है, लेकिन उनको दोबारा नहीं लिखना, एक बार ही लिखनी है तुम्हें सारी स्टेप्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तुम्हारा ये रहने वाला। तुम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो और हमारा जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। असाइनमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो असाइनमेंट के जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चन थे, जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे,
और एक दो क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा भी किए, इंटरनेट से भी देखे, ट्रैवलिंग सेल्समैन वाले, तो सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट। कल वाला तो क्वेश्चन हो गया होगा ना तुम लोगों का सॉल्व, 40 आंसर आ रहा था उसका। सर यस यस सर। सर, हो गया था यस सर। सर। 40 आंसर आ रहा था, 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। नया चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मीनिंग क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मीनिंग हो गया एक जगह से सामान उठाओ दूसरी जगह पर लेकर। ठीक है, एक जगह से सामान उठाओ दूसरी जगह पर लेकर। ऐसे कुछ एग्जांपल देते हैं, कुछ एग्जांपल। कुछ एग्जांपल देखो। फैक्ट्री से सामान उठाया, फैक्ट्री में प्रोडक्शन किया, ठीक है, फैक्ट्री से सामान उठाया और ट्रांसपोर्ट करके लेकर उसको वेयर हाउस तक, गोडाउन तक, वेयर हाउस तक। ठीक है, तो ये जो बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही है ना, ये बीच में जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, फैक्ट्री से सामान उठा रहे हो और उसको वेयर हाउस तक लेकर जा रहे हो, और ये बीच में जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, दिस फंक्शन इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। सिर्फ सामान उठा के वेयर हाउस पे लेकर जाना, ठीक है, उसको बेचना नहीं, उसको प्रोड्यूस भी नहीं करना है, ना उसको प्रोड्यूस करना है ना उसको बेचना है। हम सिर्फ सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे फैक्ट्री से सामान शिफ्ट किया वेयर हाउस, वेयर हाउस से सामान शिफ्ट करेंगे हम एजेंसी में, वेयर हाउस से सामान उठाया और हम उसको ले गए एजेंसी, अपनी जो एजेंसी बना रखी थी वहां पर ले गए। एजेंसी से सामान उठा के हम ले जाएंगे रिटेलर के पास। रिटेलर से सामान उठाकर दिया जाएगा कस्टमर को। तो ये जो बीच में प्रोसेसिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। हम खरीद बेच नहीं रहे, ध्यान रखना, खरीदना बेचना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर गुड्स की सप्लाई हो रही है, इसी सप्लाई के तरीके को ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। तुम समझते हो ट्रांसपोर्टेशन? तुम अपने घर से इंस्टीट्यूट पहुंचते हो, ठीक है, तो तुम अपने घर से इंस्टीट्यूट पहुंचते हो तो तुम जो भी व्हीकल यूज करते हो उसको तुम बोलते हो ट्रांसपोर्टेशन। मैं बाइक से गया, मैं कार से गया, मैं बस से गया, मैं ट्रेन से गया, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन तुम समझते हो। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया गुड्स का मूवमेंट होगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, उसी मूवमेंट को हम ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, जहां से गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जहां से गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है उस लोकेशन को बोला जाता है सोर्स लोकेशन। जैसे मान लो फैक्ट्री से हमने सामान उठाया, वेयर हाउस पर पहुंचाना है, तो फैक्ट्री हमारी सोर्स लोकेशन है। एजेंसी से सामान उठाया, हमें रिटेलर तक पहुंचाना है, तो एजेंसी हमारी सोर्स लोकेशन है। तो जहां से हम सामान उठा रहे हैं वो हमारा सोर्स लोकेशन है, और जहां पर हम सामान पहुंचाते हैं उसको बोला जाता है डेस्टिनेशन लोकेशन। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, दैट्स इट, इससे अलावा कुछ नहीं बन सकता कि सोर्स क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन में जहां से सामान पिकअप किया जाता है, ठीक है, या जहां पर लोडिंग होती है सामान की, ठीक है, सामान की लोडिंग हो रही है, वो कहा जाएगा सोर्स लोकेशन कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाता है, ऐसे ऑप्शन दे सकता है फिलहाल। और ऐसा बोलता है जहां पर सामान अनलोड होता है, जहां पर सामान अनलोड होता है उसको कहा जाता है डेस्टिनेशन। ठीक है, तो सोर्स पर ध्यान रखना, सोर्स पर लोडिंग का फंक्शन परफॉर्म होता है। जो अपना सोर्स है, सोर्स पर अपना लोडिंग फंक्शन परफॉर्म होता है। सोर्स पर लोडिंग का फंक्शन परफॉर्म होता है और डेस्टिनेशन पर अनलोडिंग का फंक्शन। लोड का मतलब सामान भर लेते हैं और अनलोड का मतलब सामान खाली कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम एक चीज बताओ, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई हो रहे हैं,
ठीक है, तो सप्लाई करने वाला कौन है, सोर्स है या डेस्टिनेशन? सप्लाई कौन करने वाला है? सोर्स। ये तो ध्यान रखना, सोर्स करेगा सप्लाई और डेस्टिनेशन करने वाला है डिमांड। ये असाइनमेंट का बेसिक है, ठीक है। सोर्स करने वाला है सप्लाई और डेस्टिनेशन करने वाला है डिमांड। अगर इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन तुम समझते भी हो इससे, मेरे को इतना ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तुम खाना ऑर्डर करते हो, ठीक है, जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो, स्विगी से खाना ऑर्डर करते हो, तो तुम्हें है ना वहां पर एक चार्ज लगता है, ट्रांसपोर्टेशन फीस लगती है, डिलीवरी चार्ज बोलते हैं जिसको। तुम ऑब्जर्व करना, कभी तुम्हारे बिल के अंदर लगा हुआ है डिलीवरी चार्ज। तो वो डिलीवरी चार्ज क्या होता है, वो डिलीवरी चार्ज ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है। ये बंदा आपका सामान उठा के और रेस्टोरेंट से सामान उठा के आपके घर तक पहुंचाएगा, तो उस बंदे को भी कुछ पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो वो डिलीवरी चार्ज जो होते हैं वो सर्विस चार्ज होते हैं, वही ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तुमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझा है, पढ़ा है, तुमने सुना है ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट होता है। अब एक और चीज है, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा लगने वाला है ना, वो अलग अलग होता है, वो वेरी करता है। जैसे मान लो मैं जयपुर से दिल्ली जा रहा हूँ, जयपुर से दिल्ली अगर मैं बस में जा रहा हूँ, ठीक है, तो मान लो मेरे 200 रुपए लगे। अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूँ तो मेरे 400 रुपीज, 400 रुपए लगे। डिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन का मोड चेंज कर देता हूँ तो खर्चा चेंज होता है। मैं खुद की कार लेकर जा रहा हूँ तो 2000 रुपए लगे, प्लेन से जा रहा हूँ तो हो सकता है 4000 रुपए लगे। तो डिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का मोड अगर चेंज कर दिया जाता है, अगर ट्रांसपोर्टेशन का मोड चेंज कर दिया जाता है तो कॉस्ट भी वेरी होती है। और कॉस्ट वेरी होने की वजह से यहाँ पर है ना, हम ट्रांसपोर्टेशन को इसीलिए पढ़ते हैं, ये जो वेरिंग कॉस्ट है ना, उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, उस कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, इसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का बिल्कुल बेसिक है स्टार्टिंग। अब जैसे एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे समझाता हूँ, इतना नोट डाउन कर लो। डन सर। ठीक है, अब देखो चलो, जैसे हम असाइनमेंट पढ़े थे तो हमने देखा था कि असाइनमेंट को सॉल्व करने के तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम एक ही मेथड यूज करते हैं हर दिन असाइनमेंट को। हमने सिमुलेशन भी पढ़ा, तो सिमुलेशन को सॉल्व करने में बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम एक ही तरीका यूज करते हैं सिमुलेशन में, मोंटे कार्लो सिमुलेशन, ठीक है। ऐसा ही ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, और हम ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करने के लिए 4 तरीके पढ़ते हैं, 4 मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो उन मेथड्स को स्टार्ट करने से पहले एक नोट लिखो। एक ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, एक अजम्पशन समझो, वो अजम्पशन हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो एक नोट लिखो, जो तुमने नोट डाउन किया है ना, उसके नीचे एक नोट लिखना है तुम्हें, नोट लिखो, नोट लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। बिफोर टू स्टार्ट, तो ये बनाने के नीचे ही लिखना है ना? हाँ, इस ये तुमने जो बनाया है ये सब, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये मैं तुम्हें समझाता जा रहा हूँ, और जो समझाने में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, मैं वो तुम्हें लिखता जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ये एक तरह से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बोला जाता है इस चीज को, ठीक है। तो जो तुमने डायग्राम बनाया है उसके नीचे ही तुम्हें लिखना है, एक नोट लिखना है, बिफोर टू स्टार्ट एनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बिफोर टू स्टार्ट एनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, we must ensure that total of demand and supply, total of demand and supply should be same. We must ensure that total of demand and supply should be same. Total of demand and supply should be same. असाइनमेंट में भी एक ऐसा ही assumption चलता है, ध्यान रखो, असाइनमेंट में रो कॉलम सेम होने चाहिए, ठीक है।
ट्रांसपोर्टेशन में रो कॉलम सेम नहीं होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में डिमांड सप्लाई का टोटल सेम होना चाहिए। रो कॉलम सेम है या नहीं वो बात की बात है, डिमांड सप्लाई का टोटल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये नोट तुमने लिख लिया। अब इसके बाद तुम्हें लिखना है मेथड्स टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज किया? हम 4 मेथड यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो मैं तुम्हें एक एक करके चारों मेथड्स के नाम लिखा हूं। फर्स्ट मेथड, इसको बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, NWC मेथड बोला जाता है। सेकंड मेथड का नाम है लीस्ट कॉस्ट मेथड। साथ साथ लिखते रहना, तुम नाम ही है। थर्ड मेथड अपने पास है वोगल्स अप्रोक्सिएशन। और फोर्थ मेथड अपने पास है मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन। भी मेथड बोलते हैं और इसका एक और नाम भी होता है ऑप्टिमिलिटी टेस्ट भी होता है। ये थर्ड नंबर वाला कौन सा है? देखो मैंने लिखा है, नाम लिखा है। सर फोर्थ वाले में आई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? TI। ठीक है, MOTI। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल्स अप्रोक्सिएशन मेथड, और लास्ट है मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी को ऑप्टिमिलिटी टेस्ट भी बोला जाता है। अच्छा अब देखो सर, एक चीज समझो, पहले ही समझो। हम यहाँ पर है ना क्लास में 3 ही मेथड करने वाले, मेथड नंबर 1 2 3। मेथड नंबर 4 भी हमारे कोर्स में MODI है क्या? सही है हाँ, MODI, मोदी मेथड, मोदी मोदी मोदी। सर। ये आई का फुल फॉर्म क्या है इसमें? आई का फुल फॉर्म DI, ये रहा MODI। ठीक है, अच्छा देखो मैं ये समझा रहा था तुम्हें कि हम है ना, वैसे तो हमारे कोर्स में चारों मेथड, हमारे कोर्स में चारों मेथड्स, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर भी, लीस्ट कॉस्ट मेथड भी, वोगल अप्रोक्सिएशन। लेकिन जो स्टार्टिंग वाले 3 मेथड है वो हम क्लास में करेंगे, फोर्थ मेथड हम क्लास में नहीं करेंगे। फोर्थ मेथड की मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगा, तुम उस वीडियो से उस फोर्थ मेथड को कवर करो। रीजन क्या होता है कि फोर्थ मेथड हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है, एग्जाम में भी नहीं पूछा जाने वाला है फोर्थ मेथड, और फोर्थ मेथड हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर हम वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड को अच्छी तरह से करते हैं तो फोर्थ मेथड की जरूरत नहीं पड़ती। और फोर्थ मेथड जो है ना वो थोड़ा सा है ना क्रिटिकल मॉडल है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी है वहां पर, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसा मान लो, अगर मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बोलूं तो थोड़ा सा मुश्किल है फोर्थ मेथड। तो हम है ना क्लास में 3 ही मेथड करें। फोर्थ मेथड है, मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो से तुम्हें कवर करना है। अभी नहीं भेजूंगा, जब जरूरत पड़ेगी। अभी तो हम 3 मेथड करेंगे स्टार्टिंग में, 3 मेथड को ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, फोर्थ मेथड इसके बाद में काम आएगा।
फोर्थ मेथड जो है ना वो फेज सेकंड बोला जाता है। तो है ना ये जो स्टार्टिंग वाले 3 मेथड है, जो स्टार्टिंग वाले 3 मेथड है, इनको बोला जाता है इनिशियल फेज। तो हम इनिशियल फेज सॉल्व करें। सर फोर्थ एग्जाम में नहीं आता ना? एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में सिर्फ एक ही मेथड आएगा, उसका भी रीजन मैं बाद में बताऊंगा कि एग्जाम में एक ही मेथड कौन सा आने वाला है, मैं बाद में बताऊंगा उसका reason। तो जो इनिशियल फेज वाले 3 मेथड है ना, हम उन्हीं को करेंगे। फोर्थ मेथड भी है अपने कोर्स में, मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्थ मेथड अपने कोर्स में है, फोर्थ मेथड भी अपने कोर्स में है, लेकिन आप फोर्थ मेथड को अटेम्प्ट नहीं करेगा, क्लास में अटेम्प्ट नहीं करेगा। मैं तुम्हें इसका एक वीडियो भेजूंगा, तुम उस वीडियो से इसको कवर करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ एक चीज समझना, फोर्थ मेथड है ना, हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आए तो तुम लोड मत लेना, फोर्थ मेथड का लोड बिल्कुल मत लो, एग्जाम में नहीं आएगा, मैं 100%। क्योंकि तुम देखो, तुम खुद ऑब्जर्व करो, तुम खुद सोचो, सिमुलेशन के कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। सिमुलेशन के क्वेश्चन तुमने एग्जाम वाले किए, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आया था? जो फर्स्ट क्वेश्चन कि 15 दिन का डेटा दे रखा है, 10 दिन का तुमसे पूछा कि एवरेज डिमांड कैलकुलेट करके बता दो, दैट्स। अब सोचो असाइनमेंट में के भी कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट के जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आया क्वेश्चन, और दोनों ही क्वेश्चन में अगर तुम चेक करोगे ना, हमने क्लास में किए हैं, अगर तुम चेक करोगे ना दोनों ही क्वेश्चन, तो दोनों ही क्वेश्चन में इंप्रूव्ड मैट्रिक्स नहीं है। असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन किए, एक का तो ये था, एक वाला ये तो 340 आंसर आ रहा था इसका, ठीक है, और एक और क्वेश्चन था इसके बाद वाला था, दोनों ही क्वेश्चन 99 आ रहा था। नहीं 99 से पहले वाला था, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था, ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन में इंप्रूव्ड मैट्रिक्स हैं। तो इसका मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं आने वाला। और मोदी मेथड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए है ना, तुम्हें एक बार समझना है मोदी मेथड को। अगर तुम्हें समझ में आ जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो तुम उसका लोड मत लो, लेकिन एटलीस्ट वो वीडियो तुम कवर करना, वीडियो कवर करना, उसको छोड़ना मत। अगर तुम्हें मोदी मेथड समझ में आता है तो तुम उसको एक बार याद कर लेना थोड़ा सा, अगर समझ में नहीं आता है तो लोड मत लेना, एग्जाम में नहीं आएगा। ये मैं श्योर हूँ इस चीज पे कि एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, देखो हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज का जो फर्स्ट मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से स्टार्ट करेंगे। तो हम हमारा फर्स्ट मेथड स्टार्ट करें। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से स्टार्ट करें। अच्छा देखो, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से स्टार्ट करने से पहले तुम टॉपिक तो लिख लो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे। हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 को था, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर XYZ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या करेंगे? सप्लाई करने का काम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया सप्लाई, तो सप्लाई करने का काम करेंगे। उन सेंटर के पास में 40, 20 एंड 40 यूनिट्स रखी, तो ये सप्लाई कर सकते हैं, तो सप्लाई है, ठीक है। ही हैज 5 रिटेल आउटलेट, उसके पास में 5 रिटेल आउटलेट है, ABCD, और रिटेल आउटलेट की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में गिवन है। और रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट का मतलब होता है डिमांड। डिमांड हमें क्वेश्चन में गिवन है ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम्हें एक नोट लिखा है, बिफोर टू स्टार्ट एनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम we must ensure that total of demand and supply should be equal, ठीक है, मैंने ये नोट लिखा है। तो हम ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले चेक कर लें कि क्या डिमांड और सप्लाई का टोटल सेम आ रहा है। यस सर। यस सर। तो बस ठीक है, अगर सेम है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए स्किप किया क्योंकि डिमांड सप्लाई का टोटल सेम नहीं आ रहा, तो ये इम्बैलेंस प्रॉब्लम है, इसको मैं स्पेशल केस में लूंगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि देखो यहाँ पर ये
डिमांड है, ये सप्लाई है, और इनका टोटल देखो अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी स्किप किया। ऐसा ही यहाँ पर भी डिमांड सप्लाई का टोटल सेम नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी स्किप किया, क्योंकि ये सारे स्पेशल केस में है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का टोटल सेम हो रहा है, और डिमांड और सप्लाई का टोटल सेम है ना, तो ये नॉर्मल केस है ट्रांसपोर्टेशन का, ये नॉर्मल केस है। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन रुपीज पर यूनिट इज गिवन बिलो इन द टेबल। ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है रुपीज पर यूनिट के फॉर्म में। अब समझना, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्स से ए को कुछ ट्रांसपोर्टेशन होता तो उसकी कॉस्ट आएगी 55 रुपीज पर यूनिट। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्स से बी को कुछ ट्रांसपोर्ट होता तो उसकी कॉस्ट आएगी 30 रुपीज पर यूनिट। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्स से सी को कुछ ट्रांसपोर्ट करते हो तो उसकी कॉस्ट आएगी 40 रुपीज पर यूनिट। ये जो नीचे टेबल गिवन है ना, ये कॉस्ट की टेबल, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है। वैसे तो देखो ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है तो हम फिलहाल ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, हम इस क्वेश्चन को है ना तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। लीस्ट कॉस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से भी करेंगे, लीस्ट कॉस्ट से भी करेंगे, भूगोल से, एक एक से समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद में धीरे धीरे करके। तो हमारे पास में क्वेश्चन है और क्वेश्चन का मैं डेटा है, एक बार कॉपी कर। अच्छा एक चीज बताओ, क्वेश्चन के डेटा में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछो कि क्वेश्चन का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। नो सर, कोई दिक्कत नहीं, डिमांड सप्लाई तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है, और कॉस्ट भी तुम्हें समझ में आ गई होगी। मेरे को नहीं लगता कि कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन का डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ। 55 30 कैसा है? 30 कैसे आया? क्वेश्चन में दिया हुआ है, आया थोड़ी है, ओके सर, ओके दिया हुआ है। ओके सर। तो ठीक है, देखो क्वेश्चन की टेबल कुछ इस तरह से, ये अपने क्वेश्चन की टेबल, ठीक है। अब वैसे तो हमको इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं कर रहे, हम तो सारे मेथड्स करेंगे, तो एक एक करके सारे मेथड सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इसको हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। फिलहाल हम इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से सॉल्व करेंगे। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से देखो सॉल्व करने के लिए, देखो सुनो, एक मिनट वेट कर। सबसे पहले ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में है ना टेबल बनेगी ढंग से। जैसे असाइनमेंट में जो टेबल बनती है ना, तो असाइनमेंट में टेबल बनती है तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है असाइनमेंट की टेबल, क्योंकि असाइनमेंट की टेबल में सिर्फ बार बार वाली बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। तो असाइनमेंट की टेबल में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन की टेबल बनाते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन की टेबल थोड़ा ढंग से बनती है। कैसे बनाएंगे समझ, देखो 5 कॉलम है, 3 रोज है, तो मैंने एक टेबल यहाँ पे बना ली है, ठीक है, एक टेबल बना ली है जिसमें 5 कॉलम है। अब मैं बस इसको सही तरह से थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ। इसमें 5 कॉलम है और 3 रोज है। पहले ऐसी टेबल बना ली। असाइनमेंट जैसा नहीं होगा कि असाइनमेंट में बस बार बार की बाउंड्री बना दी, काम हो गया। थोड़ी सी डल दिख रही है टेबल, थोड़ा सा बोल रहा है। थोड़ी सी डल है, एक बार इस टेबल को सर दिख रही है, चल जाएगा काम से। मुश्किल ही चलेगा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी चलाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन इसमें ऐसे लाइन को ऐसे थिक करने का कोई ऑप्शन। चलो देखो अब समझो क्या करना है तुम्हें। सबसे पहले तुम एक टेबल बनाओ,
ठीक है, इस टेबल में सारी एंट्रीज करनी है। अब एंट्रीज करने का तरीका क्या होगा उसको समझो। तुम्हें इस टेबल में सारी एंट्रीज करनी, और एंट्रीज कैसे करोगे ये थोड़ा सा ध्यान से करो। सबसे पहले देखो एक्स वाई जेड इस तरफ है, तो मैं भी इस तरफ लिखेंगे एक्स वाई और जेड, और ए बी सी डी इस तरफ है तो हम लिखेंगे इस तरफ ए बी सी डी। अब ये जो नंबर्स है ना 55 30, ये कॉस्ट है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इस कॉस्ट को है ना ध्यान रखना, हम टेबल ढंग से बनाएंगे, 5/3 की टेबल ढंग से बनाएंगे। हमने एक एक सेल है ना, इसको खाना, इस खाने को है ना, इस खाने को सेल बोला जाता है, सेल। हमने एक एक सेल अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किए हैं। तो उस सेल के इस कॉर्नर में हम 55 लिखेंगे, इस कॉर्नर में 30 लिखेंगे, इस कॉर्नर में 40 लिखेंगे, इस कॉर्नर में 50 लिखेंगे, इस कॉर्नर में 40 लिखेंगे। सेल के राइट बॉटम कॉर्नर में हम कॉस्ट लिखेंगे। सिर्फ बार बार की बाउंड्री नहीं बनाओगे, ठीक है, अच्छी तरह से परफेक्ट एक मैट्रिक्स बनाओगे, और मैट्रिक्स में जो तुम वैल्यूज लिखने वाले वो सेल के राइट बॉटम कॉर्नर में। ठीक है, तो ये हमने सारी कॉस्ट लिखी। अच्छा, सप्लाई डिमांड भी लिख देते हैं। तो देखो क्वेश्चन में सप्लाई गिवन है 40 20 40 की। 40 यूनिट सप्लाई कर सकता है एक्स, 20 यूनिट सप्लाई कर सकता है वाई, 40 यूनिट सप्लाई कर सकता है Z। इसको तुम आराम से बीच में लिख दो, सप्लाई डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई ये कर रहे हैं डिमांड, ठीक है। एक बार मैं डिमांड का डेटा देख लेता हूँ क्या है। 25 10 20 30 50, 25 10 20 30 और 50, ये अपने पास में कंप्लीट डेटा, ठीक है, ये अपने पास में कंप्लीट डेटा। इसमें अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है एक बार तो मेरे से पूछो कि टेबल को कैसे बनाना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसमें नंबर्स लिखने हैं। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार मेरे से पूछो। सर इसके बाद थोड़ी बनेगी इसमें कुछ। इसके बाद नहीं, ये इस टेबल में ही होगा जो भी कुछ होने वाला, इसी टेबल में होगा, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। देखो ये टेबल में है ना, ये वाले कॉर्नर पे हम वैल्यू लिखते हैं, और ये वाले कॉर्नर है ना, ये वाला कॉर्नर, ये दूसरी कैलकुलेशन के काम में आता है, ठीक है। तो वैल्यू तुम्हें कॉर्नर में ही लिखनी है, बीच में मत लिख देना, कॉर्नर में लिखना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है ये अपना, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की टेबल बना। बोलो सर, डिमांड और सप्लाई को कॉलम में बनाना होगा इसमें वाई। डिमांड सप्लाई का कोई कॉलम रो नहीं बनेगा, डिमांड सप्लाई नॉर्मली एंट्री करोगे बस। सर नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल, ये टेबल बना लो, टेबल बना, ये वाली मत बनाना, ये वाली नहीं बनानी। ये वाली तो मैंने अभी बार बार मैं इधर उधर पेज नहीं पलटू इसके लिए बनाई है, तो मैं तो यही वाली टेबल, ठीक है। इस ये कॉस्ट टेबल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेना, और ये अपनी कॉस्ट टेबल। इतना एक बार नोट डाउन कर लो, अच्छी तरह बनाना, बस टेबल ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे टेबल बननी चाहिए, 5 कॉलम, ठीक है, 3 रोज होनी चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स बनेगी पूरी, फिर वैल्यू इधर आएगी कॉर्नर में, 55 30 40, बिल्कुल सही तरह से बनाना टेबल। सप्लाई और डिमांड नीचे भी हो सकती है ना इसके टेबल के? नीचे हो सकती मतलब, यानी एक्स वाई जेड के सामने होगी सप्लाई, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेट। हाँ, उसके नीचे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सप्लाई कर रहे हैं तो उसके सामने ही होगी ना सप्लाई। रिटेल आउटलेट डिमांड कर रहे हैं तो उनके सामने डिमांड होगी, राइट। हो गया सर। ये हो सकता है कि मान लो कि एक्स वाई जेड अगर ऊपर वाली तरफ लिखी हुई यानी कॉलम साइड पर लिखी हुई तो सप्लाई नीचे की तरफ आ जाएगी,
और डिमांड शिफ्ट होके इधर राइट साइड पे चली जाए, ये चीज तो हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सप्लाई डिमांड दोनों ही नीचे आ जाए या सप्लाई डिमांड दोनों ही राइट साइड पे चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। डिमांड हमेशा नीचे ही आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है डिमांड हमेशा नीचे आए, किसने कहा डिमांड हमेशा नीचे आए? अब देखो तुम समझो, क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इस तरफ है तो सप्लाई उसके सामने ही आएगी, और क्वेश्चन में रिटेल आउटलेट इस तरफ है तो डिमांड उसके सामने है। अगर मान लो रिटेल आउटलेट इस तरफ लिखा रहता तो रिटेल आउटलेट डिमांड करता तो फिर डिमांड इधर आ जाती, और क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इधर होता तो सप्लाई इधर आ जाती। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिमांड सप्लाई किस तरफ लिखी है, करस्पॉन्डेंस चेक करनी पड़ती है कि जिसके सामने जो होना चाहिए वही हम लिखें। एक्स वाई जेड के सामने सप्लाई होनी चाहिए तो एक्स वाई जेड के सामने हमने सप्लाई लिखी, ए बी सी डी ई के सामने डिमांड होनी चाहिए तो हमने ए बी सी डी ई के सामने डिमांड लिखी। उससे क्या फर्क पड़ता है कि ऊपर आ रही है नीचे, ऐसा कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डन सर। हो गया सबका यहाँ तक कंप्लीट? यस सर। सर अब देखो मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। मेथड को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें कुछ नोट डाउन नहीं करना है, पहले समझो मेथड। हम इस क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व करते हैं। अब नॉर्थ वेस्ट क्या है? नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन हुई, जैसे देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन ये होती है, वेस्ट डायरेक्शन ये होती है, और इनके बीच में जो डायरेक्शन होगी ना वो नॉर्थ वेस्ट, ऐसा ही होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यस सर। बीच में जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। हमें इस पूरी मैट्रिक्स में कुछ नहीं ढूंढना है, सिर्फ एक चीज ढूंढनी है कि इस मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है। इस पूरी मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, हमें कुछ भी नहीं देखना है, ना कोई डिमांड देखनी है, ना कोई सप्लाई देखनी है, ना कोई कॉस्ट देखनी है, ना कोई रिटेल आउटलेट देखना है, ना ही कोई हमें एजेंसी देखनी है, ना ही कोई हमें डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर देखना है, कुछ नहीं देखना है। हमें इस पूरी मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढना है। तो इस पूरी मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आ गया इस तरफ, ये इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढने में कोई दिक्कत है तो पूछ लेते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कॉर्नर एक्स ए कॉर्नर, ठीक है। तो एक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ए अपना रिटेल आउटलेट, वो वाला जो कॉर्नर है ना वो अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। मिल गया सबको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर? यस सर। ठीक है। यहाँ पर है ना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो चीजें एक साथ सेलेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्स भी सेलेक्ट हुआ है और रिटेल आउटलेट ए भी सेलेक्ट हुआ है, दो लोकेशन एक साथ सेलेक्ट हुई, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्स कितनी यूनिट सप्लाई कर सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्स कितनी यूनिट सप्लाई कर सकता है? ये 40 यूनिट सप्लाई कर सकता है, ठीक है। ए कितनी यूनिट की डिमांड कर रहा है? 25 ये डिमांड कर रहा है 25, ये डिमांड कर रहा है 25। तो हम ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट सप्लाई करते हैं? 25 ही कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ए यहाँ पर बॉटलनेक का काम कर रहा है। एक्स तो भेजना, एक्स तो 40 यूनिट भेजने को रेडी है, एक्स तो 40 यूनिट सप्लाई करने को रेडी है, लेकिन ए 40 यूनिट्स मांग ही नहीं रहा है, ए 40 यूनिट्स मांग ही नहीं रहा है, ए मांग रहा है 25 यूनिट। तो हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 25 यूनिट सप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 25। सर एक बार वापस बताना 25 कैसा है? देखो सबसे पहले तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेलेक्ट, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेलेक्ट होने के साथ दो वेरिएबल सेलेक्ट हुए, एक्स और ए, ठीक है। क्योंकि ये कॉर्नर है ना दोनों ही वैल्यूज को इंडिकेट कर रहा है, एक्स को भी इंडिकेट कर रहा है और ए को भी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब एक्स कितनी यूनिट सप्लाई कर सकता है? 40 यूनिट्स। ए कितनी यूनिट की डिमांड कर रहा है? 25 यूनिट्स की। 25 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। ये वाला नंबर तो कॉस्ट का नंबर है, कॉस्ट कितनी कितनी लग रही है, ये नंबर जो है ये तो कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो X सप्लाई कर सकता है 40 यूनिट्स, A मांग रहा है 25 यूनिट्स, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट सप्लाई करें? 25। ज्यादा से ज्यादा हम 25 यूनिट यहाँ पर सप्लाई करें। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ लो कि 25 कैसे आया, यहीं पर पूछ लो, फिर मैं बता। किसी को कोई प्रॉब्लम है 25 कैसे आया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। X भेज सकता था 40 यूनिट्स, A मांग रहा था 25 यूनिट, हमने 25 यूनिट सप्लाई कर दी, ठीक है। अब A जितनी भी डिमांड कर रहा था उसकी डिमांड हमने फुलफिल कर दी, एक ही डिमांड हमने फुलफिल कर दी, तो एक ही रिमेनिंग डिमांड रह गई। A अब डिमांड नहीं करेगा, उसकी जो भी डिमांड थी फुलफिल कर दी। अब जैसे मान लो तुम्हारी कस्टमर, तुम्हारे है ना दुकान पे 40 किलोग्राम शुगर रखी थी, एक कस्टमर आया, तुमने उसने बोला 25 किलोग्राम दे दो, तो तुमने उसको 25 किलोग्राम दे दिया। अब वो कस्टमर तुम्हारी दुकान में खड़ा रहेगा या तुम उसको बाहर भगा दोगे, बाहर निकाल दोगे या चला जाएगा वो कस्टमर? अब समझ गए, इसी चीज को यहाँ पर भी अप्लाई करो। X सप्लाई कर सकता था 40 यूनिट्स, A डिमांड करा था 25 यूनिट की, तो हमने उसको 25 यूनिट से, अब A की डिमांड हो गई 0, X के पास अभी भी कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है। यस सर। कितनी यूनिट? 15 यूनिट्स। X के पास अभी भी 15 यूनिट्स रखी है, 15 यूनिट्स का स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन A की डिमांड फुलफिल हो गई है, तो A अब इस मैट्रिक्स से एलिमिनेट हो जाएगा। हम A को एलिमिनेट कर दें, कैसे एलिमिनेट करेंगे समझ। तुम्हारे पास स्केल होगी, तुम सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है तो मेरे को सीधी लाइन ड्रॉ करनी थोड़ी सी प्रॉब्लम। हम A को यहाँ पर एलिमिनेट कर। अच्छा, A क्यों एलिमिनेट हुआ, तुम्हें उसका रीजन पता लगी क्या होगा? यस सर, क्योंकि डिमांड डिमांड फुलफिल हो गई, पूरी हो गई। अब A कुछ और मांगेगा नहीं, तो अगर A कुछ नहीं मांगेगा तो चलो उसको कह दो कि बोले ठीक है आप एलिमिनेट हो गए, आप बाहर जाओ, अब आप मैट्रिक्स का पार्ट नहीं, ठीक है। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है कि ये 40 का 15 कैसे हो गया, 25 का 0 कैसे हो गया, और A क्यों एलिमिनेट, अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ सकते। सर एक को तो ना एक्स ने फुलफिल किया, तो वाई और है ना जेड से भी बाहर हो जाएगा। एक ही डिमांड तो फुलफिल हो गई ना, अब वो दूसरी दुकान पर क्यों जाएगा? वो दूसरी दुकान, मान लो तुम्हें चाहिए थी 25 किलोग्राम शुगर, तो मेरी शॉप पर आए, तुम्हें 25 किलोग्राम शुगर मिल गई, बस ठीक है। अब तुम दूसरी शॉप पर क्यों जाओगे? तुम दूसरी शॉप पर तो तब जाओगे कि जब तुम्हारी डिमांड फुलफिल नहीं हो। मैं तुम्हें 20 किलोग्राम ही सप्लाई कर पाया, अभी भी तुम 5 किलोग्राम शॉर्ट पड़ रहे हो, तब तुम दूसरी दुकान पर जाकर खरीदना चाहोगे। अगर तुम एक ही दुकान पर तुम्हारी सप्लाई कंप्लीट हो गई, तुम्हारी डिमांड फुलफिल हो गई है, तो फिर तुम क्यों दूसरी दुकानों पर जाओ? तो Y की डिमांड जो है X ने ही फुलफिल कर दी है, सॉरी A की डिमांड X ने ही फुलफिल कर दी है, तो वो Y और Z के पास भी क्यों जाएगा? नहीं। अब तुम ये मत बोलना कि Y के पास कॉस्ट कम आ रही है, Z के पास कॉस्ट कम आ रही है, वो अलग अप्रोच है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम अभी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के हिसाब से X से सामान A के पास में जाएगा सबसे, ठीक है। अब जब X ने ही उसकी डिमांड को फुलफिल कर दिया, तो वो Y और Z के पास नहीं जाता। दिक्कत यहां तक? अब देखो समझ, रिमेनिंग मैट्रिक्स बची है ये मैट्रिक्स रिमेनिंग बची है, ये बात, ठीक है। इस रिमेनिंग मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तुम मेरे को बताओ कहां पर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बताओ सर। BX रिमेनिंग मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर BX और XB भी हो सकता है, ठीक है। यस सर। तो ये वाला कॉर्नर है, इस कॉर्नर को मैं ऑक्यूपाई कर लूं, ठीक है। रिमेनिंग मैट्रिक्स देखो, मैं दोबारा से बता देता हूं, रिमेनिंग मैट्रिक्स ये बच रही है,
ये रिमेनिंग मैट्रिक्स, क्योंकि ए एलिमिनेट हो गया ना तो उसको हमने हटा दिया। तो रिमेनिंग मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है? रिमेनिंग मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है एक्स बी, बी एक्स, ठीक है। तो हमने उस कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर लिया। अब उस कॉर्नर पर हम ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ये बताओ। ज्यादा से ज्यादा सर 15। ज्यादा से ज्यादा 15 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, चाहे बी मांग ही नहीं रहा है, जबरदस्ती दे देंगे उसको। 10 डिमांड। डिमांड। डिमांड पर देखो, मैं तो बोल रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट कितनी कर सकते हैं, तुम डिमांड सप्लाई दोनों ही देखो ना, कि भाई ठीक है एक्स 15 यूनिट सप्लाई करने को रेडी है, लेकिन बी की भी डिमांड तो होनी चाहिए, ठीक है। एक्स 15 यूनिट सप्लाई करने को रेडी है, लेकिन बी भी तो मांगना चाहिए 15 यूनिट, बी तो 10 यूनिट ही मांग रहा है, तो तुम जबरदस्ती उसको 15 यूनिट कैसे दे? तो ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट कर सकते? 10 यूनिट। ज्यादा से ज्यादा 10 यूनिट्स ही ट्रांसपोर्ट करना। अब जैसे ही बी को हमने 10 यूनिट ट्रांसपोर्ट की, तो बी की डिमांड हो गई, रिमेनिंग डिमांड 0, और एक्स के पास अभी भी कुछ बचा हुआ है। यस 5 यूनिट। यस सर 5 यूनिट। का स्टॉक बचा हुआ है अभी। अच्छा, अब बी की डिमांड 0 हो गई, बी और कुछ डिमांड नहीं करेगा। अगर बी कुछ और डिमांड नहीं करेगा तो बी को अब दुकान से बाहर निकाल दो, यानी बी को अब मैट्रिक्स में एलिमिनेट कर दो। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नो सर। नो सर। नहीं। अब देखो रिमेनिंग मैट्रिक्स, ये देखो ये रिमेनिंग मैट्रिक्स है। इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा? CX। CX। ठीक है, CX विदाउट नहीं है इसमें। चलो, तो हमने CX को ऑक्यूपाई कर लिया। ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट कर सकते? 5 यूनिट। 5 यूनिट ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि C मांग रहा है 20 यूनिट, लेकिन X के पास में 5 यूनिट ही रखी है, सप्लाई 5 है सर। सप्लाई में तो 5 यूनिट ही हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। जैसे ही 5 यूनिट ट्रांसपोर्ट करेंगे तो X की टोटल सप्लाई, रिमेनिंग सप्लाई रह जाएगी 0, और अभी भी C की डिमांड बाकी बची हुई 15। यस सर 15 यूनिट्स। अच्छा, आप देखो X जितनी यूनिट सप्लाई कर सकता था उतनी यूनिट वो सप्लाई कर चुका है, उसके पास में अब यूनिट नहीं बची। अब चाहे उसके पास D आए चाहे उसके पास E आए, वो उसको सप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है। जितनी उसके पास था मटेरियल वो सप्लाई कर चुका है। तो अब हम X को भी यहां से एलिमिनेट करेंगे। जो भी वैल्यू 0 होती जाए ना डिमांड सप्लाई में, उसके करस्पॉन्डिंग वाले रो कॉलम एलिमिनेट करें। जैसे अभी बार ये 0 हुआ तो इसकी रो इसकी रो कैंसिल कर दो। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो एक बार पूछ। सर आपने ये 40 15 5 काटा है, ऐसे हमें काट के शो करना है? बिल्कुल ऐसे ही शो करना है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। नो सर। एक बार यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर आगे मैं नेक्स्ट समझाऊंगा। यहां तक एक बार नोट डाउन कर लिए सर। हाँ हाँ, एक बार 1 मिनट और ले लेना, सबको कर लेने दो आराम से। सर ये जो आपने काटा वो काटना है क्या मुझे? बिल्कुल जैसे मैं कवर कर रहा हूँ वैसे ही तुम्हें भी कवर करना है। एलिमिनेशन ऐसे ही करना है जैसे मैंने ब्रोकन लाइन से एलिमिनेशन होगा। सर ये आपने 40 और है ना 25 को काटा है, तो ये 40 25 जो काटा है ये भी ऐसे ही काटना है, यही ना? सी कॉलम वाला वापस बताओ। सी कॉलम वाला वापस बताओ। हाँ यस सर। अब देखो मैं एलिमिनेशन को चलो रब कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना ज्यादा कर सकते हैं। ये तो लाइन देखो ये ग्रीन वाली। हाँ हाँ क्या बोल रहे हो? तो अभी इसके पास 5 यूनिट बाकी बची है। अब देखो रिमेनिंग मैट्रिक्स ये बच गई थी। अभी इस मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा था? सी वाला ही था, एक्स सी वाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यही वाला था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ठीक है।
तो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को ऑक्यूपाई किया, एक्स और सी। अब एक्स कितनी यूनिट सप्लाई कर सकता है? एक्स कितनी यूनिट सप्लाई कर सकता है? 5। और सी कितनी मांग रहा है? 20, 20 यूनिट मांग रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा हम कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 5 ही तो ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्स के पास 5 ही यूनिट बची थी। तो हम 5 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो ये 5 जीरो हो जाएगा, ये 20 का रिमेनिंग रह जाएगा 15, और ये 5 अगर जीरो हुआ है ना, तो हम इस कॉलम को एलिमिनेट कर दें, इस रो को एलिमिनेट कर दें। ये एक बार कंप्लीट कर लो और फिर 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट वेट करो। सर ये लाइन डैश डैश करके खींचनी है। बिल्कुल, ये ब्रोकन लाइन से कवर हो, ब्रोकन लाइन है, ठीक है, ये डैश 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 वाली लाइन है, ब्रोकन लाइन, तो ब्रोकन लाइन से ही एलिमिनेट होता है। कर लिया यहाँ तक सबने नोट डाउन? यस सर। यस अब देखो रिमेनिंग मैट्रिक्स बची है ये वाली, जो भी एलिमिनेशन हो गया ना उसको हटाने के बाद में रिमेनिंग मैट्रिक्स ये वाली बची। तो रिमेनिंग मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा? सी सी बाय बाय सी बाय। यस सर। रिमेनिंग मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है ये वाला, तो मैं इस कॉर्नर को ऑक्यूपाई करता हूँ। कितनी यूनिट ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट की जा सकती है? 15 15, 20 कैसे करोगे भाई? 20 तो सप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो मांग तो 15 ही रहा है, सी तो 15 यूनिट ही मांग रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट कितनी कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 15 ही कर सकते हैं, तो 15 यूनिट हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करें। अच्छा, जैसे ही 15 यूनिट हम ट्रांसपोर्ट करें तो सी की डिमांड हो गई फुलफिल, सी जितनी डिमांड करा था उतनी हो चुकी है। वाई के पास में भी कुछ बचा है क्या इसका? 5 यूनिट 5 यूनिट का स्टॉक बचा है। अब सी की डिमांड फुलफिल हो गई है ना, तो हम यहाँ से सी को एलिमिनेट, अब रिमेनिंग मैट्रिक्स बच रही होगा, ये वाले रिमेनिंग मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कौन है? डी वाई डी वाई डी, ठीक है। तो इस कॉर्नर को हमने ऑक्यूपाई किया। ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट कर सकते? 5 ज्यादा से ज्यादा 5 ट्रांसपोर्टेशन, तो 5 becomes 0, 30 becomes 25, और 0 हुआ बाय, तो बाय के पास जितनी यूनिट थी उससे सारी ट्रांसपोर्ट कर दी, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। अब रिमेनिंग मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है? TZ, यही वाला। कितनी यूनिट ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर सकते? 25 तो 25 becomes 0 और 40 becomes 15। 25 हो गया, तो ये 0 हो गया ना, D की डिमांड 0 हो गई, तो हम D को एलिमिनेट कर देंगे। और लास्ट बस यही बचा है, लास्ट यही वाला पॉइंट। कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट हो जाएगी? 15 तो दिस 15 becomes 0, दिस 15 becomes 0, दोनों ही 0 हो गए, तो दोनों ही एलिमिनेट हो जाए। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और ये भी एलिमिनेट। अब ये कंप्लीट नोट डाउन करिए, फिर मैं इसके बाद बताऊंगा क्या करना है। हो गया सर। क्लिक कर लेना बेटा, सबको कंप्लीट हो गया सर। हाँ हाँ, आराम से, मैं वेट करता हूँ।
चलिए सबने कंप्लीट यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। सबने कर लिया ना कंप्लीट? अब तुम्हें यहाँ पर है ना एक पेयर टेबल बनानी है। मैं बताता हूँ कैसे बनाना। मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर इनको इरेज कर सकता हूँ, ठीक है? तुम्हें इरेज नहीं करना, तुम्हें टेबल कैसी बनानी है मैं बस वो समझा रहा हूँ। अभी जो तुमने टेबल बनाई है ना वो भी फेयर है, वो भी फेयर वर्क है, वो रफ वर्क मत कर देना उसको कि तुम उसको उठाकर रफ टेबल बोल दो। वो रफ टेबल नहीं है, वो भी फेयर टेबल है। लेकिन जैसे ही तुम ये वाला जैसे ही तुम ये काटा पीटी वाली टेबल कंप्लीट करोगे, इतना सारा कुछ काटा पीटी हो गई, कवरिंग वगैरह हो गई, जैसे ही कंप्लीट हुआ तो उसके बाद तुम्हें एक फ्रेश टेबल बनाओ। बनाए सर फ्रेश टेबल। मैं बता देता हूँ एक बार, देखो कैसी बनेगी। जरूरी नहीं है बनाना, ठीक है? मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, टेस्ट से याद आया, तुमने इस बार है ना, तुम लोगों ने पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट। अभी भी तुम लोगों में कमी है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। मैंने सारी कॉपी चेक कर दी है, तुम्हें आज अवेलेबल करवा दूंगा मैं। तुमने लेकिन पहले से ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। और ऑफलाइन की मिल गई है सर ऑफलाइन की कॉपी मैं छोड़ तो आया आज वहां पर, ठीक है? एक बार लिस्ट बनेगी ऑफलाइन की कॉपीज की और फिर मिल जाएगी तुम्हें सर कल। मेरे को मेरे पहले वाले मार्क्स नहीं पता पड़े। हमारे को तुम्हारे पहले वाले मार्क्स नहीं। यस सर। एक मिनट रुको, अभी बाद में देखते हैं एक बार। ऐसी बनेगी फेयर टेबल, ऐसी एक फेयर टेबल बनेगी बस, ठीक है? ऐसी एक फेयर टेबल बनेगी। सर ये भी कॉस्ट टेबल ही है। हाँ, ये भी कॉस्ट टेबल है। सर तो एग्जाम में हमको दोनों बनानी है। बिल्कुल, एग्जाम में दोनों बनानी है। वो काटा पीटी वाली टेबल भी बनानी है और उसके बाद ऐसी फेयर टेबल। अब देखो इसके बाद क्या करना है तुम्हें, इसके बाद ये करना है कि कॉस्ट कैलकुलेट करनी है फिर। तो एक्स से हमने ए को ट्रांसपोर्ट किया, इस टेबल के नीचे बनाओगे, इस टेबल के नीचे है ना। एक्स से ए को कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट किया हमने? 25। 25। और उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 55 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर एक्स से हमने बी को ट्रांसपोर्ट किया, 10 यूनिट ट्रांसपोर्ट किए, कॉस्ट आ रही है 30 रुपीज पर यूनिट। फिर एक्स से हमने सी को ट्रांसपोर्ट किया, 5 यूनिट ट्रांसपोर्ट किए, कॉस्ट आ रही है 40 रुपीज पर यूनिट। एक्स से हम फिर वाई से सी, सर वाई से सी को ट्रांसपोर्ट हुआ है 15 यूनिट्स, कॉस्ट आ रही है 100 रुपीज पर यूनिट। ऐसे ही वाई से डी को ट्रांसपोर्ट हुआ है और कॉस्ट आ रही है 5 यूनिट ट्रांसपोर्ट हुई है और कॉस्ट आ रही है 45 रुपीज पर। फिर Z से D को ट्रांसपोर्ट हुई है, 25 यूनिट ट्रांसपोर्ट हुई है, जिसकी कॉस्ट आ रही है 35 रुपीज पर यूनिट। और Z से E को ट्रांसपोर्ट हुआ है, जिसकी कॉस्ट आ रही है 15 यूनिट ट्रांसपोर्ट हुई है, जिसकी कॉस्ट आ रही है 30 रुपीज पर। तो मेरे को बस कॉस्ट का टोटल करके बताओ। कॉस्ट का टोटल 1375। नहीं कैसे 1375? अरे वो 15? X2A का है। ठीक है सर। नहीं, मेरे को तो पूरा टोटल चाहिए, मेरे को पूरा टोटल चाहिए, पूरा टोटल कर। 885। कितना? 4885। 4 885। 800। नहीं 4925 आना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे को जहां तक आज मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया था उन लोगों का 4925। 4925 आना चाहिए। यस सर, यही आ रहा है। 4925। ये सारे नंबर सही तो लिखे हैं, 25 into 55, 10 into 30। सर सही है, सही है। यस सर यही है। 4925 आंसर आना चाहिए। यस 4925 आंसर। यस सर।
ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई कर सकते हो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ऐसा ठीक है, तो देखो अब सर एक बार दिखाना है। सॉल्यूशन। यस सर। ओके सर। चलो देखो नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन है ना दिसंबर 19 में आया हुआ है, ठीक है। तो दिसंबर 19 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 40 पर, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पॉइंट। एक बार इसको पढ़कर देखो, क्वेश्चन बोल रहा है देखो, फाइंड द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बाय, स्पेसिफाई कर रहा है कौन सा मेथड यूज करें, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन हो गया, ये तो हमें पता लगा कि क्वेश्चन हो गया ट्रांसपोर्टेशन। पहले चेक करो कि क्या डिमांड और सप्लाई का टोटल सेम हो रहा है या नहीं। सर सेम है। सेम है, ध्यान रखना रो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होती है अपनी उसमें असाइनमेंट में। यहाँ पर डिमांड सप्लाई का टोटल सेम होना चाहिए, तो डिमांड सप्लाई का यस टोटल सर सेम हो रहा सेम है, है। तो बस Yes, ठीक है, sir, क्वेश्चन same है, कंप्लीट कर दोगे 1200। तुम, क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, यस सर। यस सर। कर दो, क्वेश्चन कंप्लीट कर दो।
सर बोलो आंसर 18430 अगेन। क्या 18430। यही आंसर बोल रहे हो ना 1843 से? यस सर। देखते हैं तो बाकी सबको भी सॉल्व करेंगे। आंसर मेरे को आइडिया नहीं है आपको कितना है। शायद यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल जहाँ पे लिखा है ना, यही आंसर आ रहा है 1843। ये देखो ये लिखा हुआ है मैंने 1843 से। ये आंसर सबका ये 18430। यस सर। हाँ ठीक है, आराम से कर लो, 1 मिनट 2 मिनट और कर लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को, कर लो आराम से करो कंप्लीट। इसमें डिमांड सप्लाई पूरी हो रही है सर? क्या बोल रहे हो? डिमांड सप्लाई फुलफिल हो रही है पूरी पूरी? हाँ बिल्कुल पूरी पूरी कटेगी, डिमांड सप्लाई तो वैसे भी होगी ना। अगर डिमांड सप्लाई का टोटल सेम है तो वो तो पूरा पूरा कटने वाला है ही। फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 1843। अब तुम है ना फेयर टेबल नहीं भी बनाओ ना तो चलेगा। मान लो जैसे यहाँ पर तुम्हारा 210 आ रहा है, बस डायरेक्ट अभी एक बार अभी सॉल्व करने के लिए इनको बस मल्टीप्लाई कर करके लिखते रहो। फिर जैसे यहाँ पर तुम्हारा 60 आया होगा, फिर यहाँ पर तुम्हारा 330 आया होगा, ठीक है। यस सर। फिर यहाँ पर आया होगा 320, फिर 320 के बाद यहाँ पर आया 270 आया होगा ना? यस सर ऐसे ही होगा। 270 कहाँ पर आएगा? 330 वाली हाँ सर 330 की जगह 270 आएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल 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 वहाँ पे 270 आएगा। मैंने उधर से कैंसिल नहीं किया, उधर से कैंसिल करना भूल गया। 270 आएगा इस तरफ और 270 आएगा इस तरफ, तो 120 120 आ जाएगा। और फिर ये आ जाएगा 210 310 310। अच्छा 310 310 और फिर ये आ जाएगा 10 और फिर ये आ जाएगा 270। ठीक है। और आंसर आ रहा है 1843 से, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तुमने कंप्लीट कर लिया। सबका आंसर आ गया 18430? यस सर। यस सर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखो, इसी तरह का क्वेश्चन। ये तो था दिसंबर 19 का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है दिसंबर 18 में आया। एक मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन का है क्या? क्वेश्चन नंबर हाँ सर। तो किसका है फिर ये? असाइनमेंट।
असाइनमेंट का है ना। ट्रांसपोर्टेशन में तो डिमांड सप्लाई भी लिखी होती है, बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे पहचानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन या असाइनमेंट का क्वेश्चन। ट्रांसपोर्टेशन में डिमांड सप्लाई अलग से गिवन होती है और असाइनमेंट में ऐसा नहीं होता। असाइनमेंट में बस बीच में टेबल गिवन होती है कुछ। तो देखो ये दिसंबर 18 पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 4 का एक पॉइंट पढ़ के देखो, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखो। सबसे पहला बोल रहा है सेम है जो अभी का। बिल्कुल सेम है। सबसे पहला तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है और दूसरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डिमांड सप्लाई चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन कभी भी स्टार्ट करो तो इसको स्टार्ट करने से पहले डिमांड सप्लाई चेक कर लो। सेम है, कर सकते हो तुम ये वाला क्वेश्चन? यस कर दो अभी, Yes, sir. 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। तुम कंप्लीट कर दो इसको। तो पहले वाले का आंसर कितना आ रहा था? पहले वाले का आंसर आ रहा था 18430। ओके सर।
सर आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 57,200 57,000। 200 57,200 आंसर। यहाँ पे 150 सेलेक्ट हुआ होगा, फिर ये 150 कैंसिल होके 60 बचा होगा, तो 60 यहाँ पर हुआ होगा, फिर 210 यहाँ पर हुआ होगा, फिर 57,200 आ रहा है। हाँ ठीक है सर। 57,200 आंसर। 120 यहाँ पर आया होगा, फिर 120 250 हाँ एक मिनट, फिर 250 सर, यहाँ पर आया, 120 के पास 250 आएगा। फिर 10 यहाँ पर आया होगा, फिर 2 यस सर, 220 आएगा। यस सर। और 57,200 आंसर आ रहा है। यस सर। आंसर है 57,200। यस सर। नंदिता तुम्हारा हो गया करेक्ट? अब यस तुम्हारा नंदिता तुम्हारा 43925 आ रहा है, तो तुमने कुछ बीच में छोड़ दिया होगा, कोई नंबर कैलकुलेशन में कोई नंबर छोड़ दिया। तुम ऐसे काउंट कर लिया करो हमेशा, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 वेरिएशन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का टोटल कर दोगे 57,200 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? सर। नहीं। अच्छा, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, ध्यान रखना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो केवल और केवल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का ही आएगा। अपन पढ़ेंगे तो सारे मेथड, है ना, ऐसा नहीं कि अपन सारे मेथड छूटने वाले हैं, अपन पढ़ेंगे तो सारे मेथड, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है तो केवल और केवल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का ही आने, और कोई नहीं आने। उसके पीछे रीजन होगा, लेकिन मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा रीजन, मैं उसको तुम्हें समझाऊंगा जब मैं तुम्हें 1 2 मेथड और नेक्स्ट मेथड पढ़ा दूं एटलीस्ट, उसके बाद मैं तुम्हें इसका रीजन भी समझा दूं कि क्यों ऐसा होता है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ही एग्जाम। ठीक है, तो एग्जाम में 2 ही बार क्वेश्चन आया है, एग्जाम में ट्रांसपोर्टेशन का 2 ही बार क्वेश्चन है, और दोनों बार भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का क्वेश्चन। ठीक है, तो तुमने दोनों क्वेश्चन कर लिए, पहला आंसर आ रहा है 18430, दूसरा आंसर आ रहा है 57,000। ठीक है, तो अपना फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर था फर्स्ट मेथड, ये अपना कंप्लीट। कल मोस्ट प्रोबेबली अपन ये दोनों मेथड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर परसों वाली क्लास में वोगल का और थोड़ा सा अपन थोड़े से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वोगल मेथड। चलो आज के लिए फिर इतना ही काफी है, और क्वेश्चंस अपन कल वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सर ऑफलाइन में भी इतना ही हुआ है क्या? बिल्कुल ऑफलाइन में भी इतना है, बराबर ही चलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी आगे पीछे नहीं चलता, बराबर ही चलता है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी है, ध्यान रखना तुम लोग अपना, और क्वेश्चन अपन कल वाली क्लास में करते हैं। ओके सर, थैंक यू।